Hi, good evening. This is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in Tausif History Classes. आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द सोशलिज्म कम टू यूरोप, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से सोशलिज्म यूरोप के अंदर क्रिएट हुआ, इस सोशलिज्म की फ़िलॉसफी क्या थी, और किस तरह से डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट, डिफरेंट सोशल थिंकर्स के ज़रिए ये एक 19th सेंचुरी के अंदर एक मैच्योर थिंकिंग, एक मैच्योर आइडियोलॉजी के तौर पर सोशलिज्म हमारे सामने में आता है। और इस सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को मैच्योर करने में डिफरेंट थिंकर का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कई थिंकर्स के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें रॉबर्ट ओवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए सोसाइटी के अंदर एक इक्वलिटी लाने की कोशिश की थी, और सबको जो है क्या कहते हैं, उसके वर्क के हिसाब से, उसके कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से वेल्थ पे क्या कहते हैं, उसको शेयर मिलना चाहिए, इस पर कहा था। साथ ही साथ हम लोगों ने कार्ल मार्क्स को भी देखा था, जिन्होंने ये बताया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है वही कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, और ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो लेबर क्लास है वो उसका एक्सप्लॉइटेशंस करते हैं। इसलिए जो लेबर क्लास है, जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, उसे अब कंसेस होना चाहिए और एक ऐसे सोसाइटी के फॉर्मेशंस में अपना कंट्रीब्यूशंस देना चाहिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो, या फिर कहे कि इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट गवर्नमेंट है। यानी कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों पर और प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति पर आधारित गवर्नमेंट है। ऐसे गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहिए। कुल मिलाकर जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, उसका जो समरी निकल कर आया था वो ये था कि एक ऐसी सोशलिज्म सोसाइटी की जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, वो एक ऐसी सोसाइटी का है जिसके अंदर रिसोर्सेस पे सभी लोगों का एक समान अधिकार हो, यानी सबका साथ सबका विकास हो, इंसान इंसान का एक्सप्लॉइटेशन ना करे, यानी एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण न करे। जिस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, जिस तरह से कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के अंदर होता है, वैसा न हो। तो इस तरह के जो विचार थे, जो सोशलिज्म के थे, और इनके मानने वाले जो सोशलिस्ट थे, वो 1870 के डेकेड में यूरोप के अंदर पॉपुलर होने लगे, और उनको जो है सोसाइटी के अंदर से ऐसे एक्सप्लॉइटेड क्लास, ऐसे लोग जिनका शोषण हुआ था, यानी मजदूर वर्ग, जिनको संपत्ति पर अधिकार नहीं था, फार्मर क्लास जो दूसरे के खेतों में काम करते थे जहां उनको कोई राइट्स नहीं था, ऐसे लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा था, और उनसे जो है इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट मिलने लगा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में इसी बात की चर्चा करेंगे, इसी बात को देखेंगे कि किस तरह से यूरोप के अंदर सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को सपोर्ट मिलने लगा था। 1870 के डेकेड में सोशलिज्म पूरे यूरोप के अंदर पॉपुलर होने लगा था, स्प्रेड होने लगा था, फैलने लगा था। सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड कई छोटे छोटे एसोसिएशंस, कई छोटे छोटे पार्टीज बनने लगे थे, और इन पार्टी को वर्क करने के लिए, आपस में कोऑर्डिनेशंस बनाने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड किया जाता है, जिसका नाम रहता है सेकेंड इंटरनेशनल, द्वितीय इंटरनेशनल, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय, ये उसका नाम रहता है। इसको का जो फॉर्मेशन है वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर होती है, और इसकी पहली मीटिंग 14 जुलाई से 1889 में होता है। और जब इसकी पहली मीटिंग 14 जुलाई 1889 में होता है, तो उस टाइम में
20 कंट्री, 20 देशों के डेलीगेशन, 20 देशों के प्रतिनिधि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट माइंडेड रहे होंगे, वो लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इनका, इस ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही मकसद रहता है कि पूरी दुनिया में, खास करके यूरोप के अंदर जो भी सोशलिस्ट माइंडेड हैं, जो भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और वो सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशंस बनाया जाए, एक समन्वय बनाया जाए। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर इसका नाम सेकेंड इंटरनेशनल क्यों पड़ा? फर्स्ट इंटरनेशनल भी हो सकता था, या सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट सोसाइटी भी हो सकता था, लेकिन इसका सेकेंड इंटरनेशनल ही क्यों पड़ा? तो इसके पीछे दो वजह है। पहला इमेजिनरी कॉज है, जिसका कहीं पर हम लोगों को रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। वो ये है कि पहले से ही हमारे सोसाइटी में एक सिस्टम था जिसको कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते थे, पूंजीवादी व्यवस्था कहते थे, और वही जो है सिस्टम पूरे दुनिया के अंदर था। तो अब इस व्यवस्था को हटाकर, इस सिस्टम को हटाकर दूसरा सिस्टम लाना था, यानी सोशलिस्ट सिस्टम लाना था, समाजवादी व्यवस्था लानी थी। तो इसलिए उसका नाम रखा सेकेंड इंटरनेशनल। लेकिन इसके पीछे एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट काउज था, वो ये था कि पहले से एक ऑर्गेनाइजेशंस चली आ रही थी जिसका नाम था द इंटरनेशनल वर्किंग मेन एसोसिएशन, जो कॉमनली नोन, यानी ज़्यादातर आम तौर से जो जाना जाता था वो फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता था। ये भी कम्युनिस्टों की ऑर्गेनाइजेशंस थी, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। ये 1864 में लंदन के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुई थी और इसकी जो पहली मीटिंग 1866 में जेनेवा के अंदर हुई थी और 1886 में ये जो है ख़त्म भी हो गई थी, यानी फंक्शन करना जो है बंद कर दी थे। तो ये जो फर्स्ट क्या कहते हैं, द इंटरनेशनल वर्किंग मेन एसोसिएशन, यही जो है जानी जाती थी फर्स्ट इंटरनेशनल नाम से। तो इसीलिए, और ये भी कम्युनिस्टों की ही सोसाइटी थी, जो कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, वो लोग जो है आपस में, इनका भी मकसद था कोऑर्डिनेशन ही एस्टैब्लिश करना, लेकिन किसी वजह से ये स्मूथली फंक्शन नहीं कर सका, जिस वजह से ये सेकेंड इंटरनेशनल की ज़रूरत होगी। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना, फ्रेडरिक एंगल्स का नाम सुना, ये दोनों भी फर्स्ट इंटरनेशनल के मेंबर्स रह चुके थे। तो ये भी कम्युनिस्ट की थी। तो इसीलिए फर्स्ट इंटरनेशनल डाई होने के बाद सेकेंड इंटरनेशनल इसका नाम रखा गया, क्योंकि पहले का भी मकसद था कि कम्युनिस्ट के बीच वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशन ही एस्टेब्लिश करना, और सेकेंड का भी जो पर्पस था वो था कि जितने भी पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप के अंदर कम्युनिस्ट लोग वर्क कर रहे हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर सके और अच्छे तरीके से अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर सके, अपने आइडियोलॉजी को, अपने विचारों को फैला सके। इसी टाइम में खास करके जर्मनी के अंदर, ब्रिटेन के अंदर वर्करों ने अपना एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। जो लेबर्स क्लास थे, उन लोगों ने अपना संगठन बनाना शुरू किया था और अपने राइट्स के लिए आवाज़ें उठानी शुरू कर दी थी। अपना एसोसिएशन मतलब कि अपना संगठन, अपना, जिसको हम लोग जनरली जो बिजनेस ग्रुप करते हैं या लेबर क्लास करते हैं तो उन्हें ट्रेड यूनियनिस्ट कहा जाता है, ट्रेड यूनियन कहा जाता है, मजदूर संगठन कहा जाता है। तो हम लोग मान सकते हैं कि वो लोग मजदूर संगठन ही थे। तो वो लोग अपना एसोसिएशन बना रहे थे, और जो लोग भी एसोसिएशन बना रहे थे वो सारे के सारे क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। क्यों थे वो हम लोगों ने पहले भी देखा कि इसलिए थे कि इनका मानना था कि मुनाफे में से जो है इनको भी शेयर मिलने चाहिए, इनको भी जो अपने मेहनत के हिसाब से इनको भी क्या कहते हैं, मुआवजा कहे या फिर कहे वेजेस मिलने चाहिए।
तो इसलिए ये लोग जो है, और सोसाइटी में इक्वलिटी की बात होती थी, तो सबसे ख़राब हालत तो लेबर क्लास का ही था। तो इसलिए इन लोगों ने क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होकर अपना एसोसिएशन बनाना शुरू किया, अपना संगठन बनाना शुरू किया, अपना ट्रेड यूनियन बनाने स्टार्ट किए। इनकी जो बनाए तो स्टार्टिंग में कुछ डिमांड्स थे। वो डिमांड्स पहली ये थी कि जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके अंदर सुधार लाया जाए। जैसे जो वर्किंग आवर लॉन्ग था, शिफ्टिंग टाइम बड़ा था, 12 से 14 घंटे का था, उसको रिड्यूस किया जाए। और जो वर्किंग प्लेस है उस वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल किया जाए, जैसे उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, उनके बच्चे को पढ़ने का इंतज़ाम किया जाए। इस तरह के जो वेलफेयर्स होते हैं, जैसे उनके लिए क्वार्टर, उनके लिए घरों का इंतज़ाम किया जाए। तो ये सब डिमांड थी जो मेन थी। इसके अलावा जो दूसरा डिमांड्स था कि इनको राइट ऑफ वोट दिया जाए, यानी इसको वो इन लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि आपने पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में पढ़ा कि जो राइट ऑफ वोट था उन्हीं लोगों को था जो टैक्स दिया करते थे गवर्नमेंट को, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो ये सिर्फ फ्रांस की कंडीशन नहीं थी, पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यही हाल था। तो इसलिए जर्मनी के और ये क्या कहते हैं, इंग्लैंड के जो मज़दूरों ने अपने एसोसिएशंस के ज़रिए राइट ऑफ वोट यानी मत देने के अधिकार की डिमांड की। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट काम किया कि उन्होंने एक फंड राइज किया, मतलब कि अपना जो चंदे से इकट्ठा करके एक फ़ंड क्रिएट किया, और उस फंड को जो है रिज़र्व रखा गया ताकि किसी मुश्किल घड़ी में, किसी डिज़ास्टर्स के टाइम में, किसी ट्रबल्ड टाइम में क्या कहते हैं, अपने स्टाफ्स का, यानी उन्हीं में से जो मज़दूर हैं उनका जो है हेल्प किया जा सके। अगर कोई मुसीबत आए तो उस फंड से जो है उनको हेल्प किया जाए। तो बेसिकली जो ये एसोसिएशंस ट्रेड यूनियनिस्ट बनाते थे, तो ये लोग जो है अपना 3 काम किए। पहला काम किए एसोसिएशन बनाया, दूसरा काम किए कि वर्किंग कंडीशंस यानी ठीक करने की मांग की, तीसरा काम इन्होंने किया राइट ऑफ वोट मांगा, और चौथा काम किया कि एक फ़ंड क्रिएट किया ताकि जो है मुसीबत की घड़ी में वो मज़दूरों को काम आ सके। जैसे काम कर रहे हैं, बीमार पड़ गए, इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो इस फंड से उन्हें दिया जाता था। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसके अंदर क्या कहते हैं, मज़दूरों के वेलफेयर के लिए कोई प्लानिंग नहीं था। क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ के ऑनर होते थे उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता था। मज़दूर अपना काम करे, पैसा ले और जाए, बाकी वो जीता है या मरता है उसके या किसी दूसरे राइट्स पर फैक्ट्रीज ध्यान नहीं देती थी। तो इसलिए इस फंड के ज़रिए ऐसे मुसीबत के टाइम में, या मान लिया कि कोई लेबर मर ही गया, तो उस टाइम में इसी फंड से जो है उनके फैमिली वाले को हेल्प किया जाता था। तो इस तरह से एसोसिएशन ने काम करना और डिमांड करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन है, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि सेकेंड इंटरनेशनल बना, उसी तरह यूरोप के डिफरेंट कंट्री में अब पॉलिटिकल्स पार्टी बनने लगे जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, और वो लोग जो है ऐसे ही कम्युनिस्ट, ऐसे ही सोशलिस्ट एसोसिएशंस के साथ जो है मिलकर काम करना शुरू किया। जैसे जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बने 1863 में, और इसने जो है जो जर्मनी की लेबर एसोसिएशंस थे, ट्रेड यूनियन थे, इनके साथ जो है मिलकर काम करना शुरू किया। और वहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसके अंदर जो है अपना चुनाव लड़ते थे, सीट भी जीत कर लाते थे, और इनकी आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर रखते थे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी जो है क्या कहते हैं ऐसे लेबर एसोसिएशंस के साथ काम करना स्टार्ट किया जर्मनी के अंदर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का शॉर्ट फॉर्म है SPD, कंफ्यूज मत होइएगा, होना चाहिए SDP, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है SPD, हमेशा याद रखिएगा।
क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है और शॉर्ट में लिखा हुआ होता है SPD, तो आप इसे गलत मत समझिएगा और SDP पर टिक नहीं लगाइएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म यही है SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का शॉर्ट फॉर्म SPD, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद जो है ब्रिटेन के अंदर भी ऐसे ही हुए, वहाँ भी जो है कई ट्रेड यूनियंस जो है और जो सोशलिस्ट छोटी मोटी पार्टियां थी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, उन लोगों ने मिलाकर जो है एक लेबर पार्टी बनाया 1905 में। आप जानते होंगे लेबर पार्टी को, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इसी लेबर पार्टी के पीरियड में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। तो लेबर पार्टी बनाए। उसके बाद ऐसी ही एक पार्टी फ्रांस के अंदर भी बनी, फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी 1902 में। तो इस तरह से जो है अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड, सोशलिज्म बेस्ड जो है पॉलिटिकल पार्टी भी बने और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगी। क्यों करने लगी कि जब तक जो है इलेक्शन नहीं लड़ेगी, गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, अपने आइडियोलॉजी को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। जैसे आप देखते हैं कहीं भी गवर्नमेंट आती है, किसी भी पार्टी की आती है, तो वो अपने हिसाब से, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करना शुरू करती है। जैसे आप देख लें इंडियन कंटेस्ट में ही देख लें, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसकी जो अपनी आइडियोलॉजी है वो इस हिसाब से इंडिया में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, उस हिसाब से लॉ बनाने की, उस हिसाब से सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो अपने हिसाब से कर रही थी। तो बिना इलेक्शन लड़े हुए और बिना गवर्नमेंट बनाए हुए ये लोग जानते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस नहीं आ सकते थे, इसलिए इन्होंने अब पार्टी बनाई। लेकिन फिर भी 1914 तक दुनिया के किसी मुल्क के अंदर सोशलिस्ट अपनी गवर्नमेंट को बनाने में कामयाब नहीं रहे। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि वो एक लार्ज नंबर में अब जीत कर जो है पार्लियामेंट के अंदर आने लगे। मीन्स कि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी वहाँ जो है, जैसे ब्रिटेन के अंदर हो गए, जर्मनी के अंदर हो गए, फ्रांस के अंदर हो गए, इटली के अंदर हो गए, इन सब जगह जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, किंग भी थे लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, तो वहाँ जो है एक लार्ज नंबर पर ये लोग जीतकर आने लगे और लॉ मेकिंग में अपना इन्फ्लुएंस रखने लगे। यानी जो वहाँ कानून बनते थे उसको भी जो है बनने में प्रभावित करते थे। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भला ही सरकार किसी की भी रहे, लेकिन जो अपोजिशंस होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं सरकार बनती है तो वहाँ जितने सीट्स होते हैं सब जिसकी सरकार होती है वही जीत जाती है। सरकार तो उसकी बनती है जिसको ज़्यादा सीट आती है, लेकिन बहुत सारी सीटें जो है दूसरों को भी मिलती है जिसकी सरकार नहीं बनती है, जो अपोजिशन कहलाता है, विपक्ष कहलाता है। लेकिन जब देश के अंदर कोई कानून बनता है तो उसको बनने में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देती है, क्योंकि अपोजिशंस ही जो है उसका क्रिटिसिज्म करके, उसकी आलोचना करके उसे जो है क्या कहते हैं लॉ को बनवाती है, या फिर उसमें जो है अपने सजेशंस देकर जो है उसके अंदर जो त्रुटि रहती है, उसके अंदर जो फॉल्ट रहता है उसको क्या कहते हैं दुरुस्त करवाती है। तो वो लॉ बनाने में भी जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है रखती है। या फिर मान लिया कि लॉ बन भी जाता है तो उसकी जो गलत चीज़ें होती हैं वो अपोजिशन ही जो है उसको लाइट में लाकर जो पीपल है उनके माइंड में सेट करती है। तो ये सच है कि 1914 तक जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट दुनिया के किसी कोने में नहीं आई, लेकिन वो इतने लार्ज नंबर पे, इतने नंबर्स पे वो जीत कर आ जाते थे कि लॉ मेकिंग में यानी कानून बनाने में अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव रखते थे। और ज़्यादातर यूरोप के हिस्से में इसके बावजूद अगर आप देखेंगे 1914 तक कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल्स ही जो है गवर्नमेंट में रहते हैं।
लेकिन फिर भी जो है सोशलिस्ट का जो है क्या कहते हैं ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये एक वक्त ऐसा आता है कि 1917 में रशिया के अंदर इसी सोशलिज्म आइडियोलॉजी की वजह से रेवोल्यूशंस होती है और दुनिया की पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट रशिया के अंदर बनती है। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इसी रशियन रेवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो एक पोर्शन था आइडियोलॉजी वाला, सोशलिज्म आइडियोलॉजी वाला, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को अगले चैप्टर से देखना है कि ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी का एक गवर्नमेंट के तौर पर कैसे इम्प्लीमेंट होता है और इस सोशलिज्म आइडियोलॉजी की वजह से रशिया के अंदर कैसे एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। थैंक यू।